हेलो बच्चों, मैं दीपिका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का विज्ञान विषय का अध्याय 15 हमारा पर्यावरण। तो इस पाठ के पिछले भाग में हमने समझा था कि पर्यावरण क्या है। इसी के साथ साथ पारितंत्र और इसके संगठकों पर भी हमने चर्चा की थी। हमने समझा था कि किस तरह से पारिस्थितिकी तंत्र में सभी अजैव घटक और जैव घटक मिलकर परस्पर अंतःक्रिया करते हैं, अन्योन्य क्रिया करते हैं और पर्यावरण में संतुलन को बनाए रखते हैं। अब इस भाग में हम चर्चा करेंगे कि मानवीय क्रियाकलाप किस तरह से पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, किस तरह से मानवीय गतिविधियों के कारण पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन उत्पन्न हो गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे क्रियाकलाप पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। तो हम जानते हैं कि हम सभी पर्यावरण का समेकित भाग हैं। पर्यावरण क्या है? हमारे चारों ओर जो कुछ भी आवरण है वही क्या है? पर्यावरण है। तो हमने बात की थी कि इस पर्यावरण में जैविक घटक और अजैविक घटक दोनों को सम्मिलित किया गया है। जो जैविक घटक हैं उसमें पेड़ पौधे, मनुष्य, जंतु आदि आते हैं, जबकि जो अजैविक घटक हैं उसमें पर्वत, पहाड़, नदियां, तापमान आदि या मृदा आदि को सम्मिलित किया गया है। तो देखिए, पर्यावरण में जो भी परिवर्तन होता है वो हमें प्रभावित करता है, क्योंकि हम भी क्या है? पर्यावरण का ही भाग है। इसी के साथ साथ हमारे क्रियाकलाप और गतिविधियां भी हमारे चारों ओर के पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि हम पर्यावरण से प्रभावित भी हो रहे हैं और अपनी गतिविधियों और क्रियाकलापों के द्वारा पर्यावरण को प्रभावित भी करते हैं। तो देखिए, हम जब अपनी क्रियाकलाप कर रहे हैं, गतिविधियां कर रहे हैं, उसके द्वारा पर्यावरण को क्या क्या क्षति पहुंच रही है उसके बारे में हम इस भाग में चर्चा करेंगे। तो ऐसी ही दो प्रमुख समस्याएं, ओजोन परत का अपक्षय और अपशिष्ट निपटान, इसके बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ओजोन परत का अपक्षय। अब सबसे पहले हम समझेंगे कि ओजोन परत है क्या, ये हमारे लिए क्यों लाभदायक है। तो देखिए, जो ओजोन परत है O3, इसके अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। सूत्र क्या है इसका? O3, इसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु है। जबकि जो सामान्य ऑक्सीजन अणु होता है उसका सूत्र क्या होता है? O2, तो इसके अंदर ऑक्सीजन के 2 परमाणु होते हैं। अब हम सभी जानते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो सभी वायवीय जीवों के लिए बहुत ही आवश्यक है। श्वसन की प्रक्रिया में जीव इसका उपयोग करते हैं और जैविक प्रक्रियाओं में भी इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन जो ओजोन है ये एक घातक विष है, ये हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होती है। ऑक्सीजन तो सभी जीवों के लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन ओजोन एक घातक विष है। लेकिन यहाँ पर हम समझेंगे कि ओजोन परत हमारे लिए फायदेमंद किस प्रकार है। ये जो ओजोन परत है ये वायुमंडल के ऊपरी स्तर में एक बहुत ही आवश्यक कार्य संपादित करती है। कौन सा कार्य है वह? ये ओजोन परत हमारे वातावरण में सुरक्षा कवच का कार्य करती है। पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच की भांति कार्य करती है। ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। ये जो पराबैंगनी विकिरण सूर्य से आ रहे हैं ये जीवों के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। ये मनुष्य में त्वचा का कैंसर उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी त्वचा संबंधी बीमारियां, एलर्जी, खुजली आदि उत्पन्न करते हैं। तो ये जो पराबैंगनी किरणें हैं इनसे हमें सुरक्षा प्रदान करने का कार्य कौन कर रहा है? यहाँ पर ओजोन परत करती है। अब इस ओजोन परत का निर्माण किस प्रकार से होता है? देखिए, वायुमंडल के उच्चतर स्तर पर पराबैंगनी विकिरण के प्रभाव से ऑक्सीजन अणुओं से ओजोन बनती है। यानी कि हम कह रहे हैं ये जो ओजोन परत है ये पराबैंगनी विकिरण को रोक रही है, लेकिन इसका निर्माण भी किससे हो रहा है? पराबैंगनी विकिरण से ही हो रहा है। जो वायुमंडल का उच्चतर स्तर है वहां पर पराबैंगनी किरणें ऑक्सीजन के अणुओं को विघटित कर देती है। देखिए, जो उच्च ऊर्जा वाली पराबैंगनी विकिरण होती है ये ऑक्सीजन अणुओं को O2 को विघटित करके स्वतंत्र ऑक्सीजन परमाणु बनाते हैं। किस तरह से होता है इसका निर्माण? देखिए, यहाँ पर जो पराबैंगनी किरणें हैं वो ऑक्सीजन के अणुओं को विघटित कर देती है ऑक्सीजन के परमाणुओं में, और ऑक्सीजन के स्वतंत्र परमाणु संयुक्त होकर ओजोन परत का निर्माण करते हैं, ओजोन गैस का निर्माण करते हैं। ये जो स्वतंत्र परमाणु हैं ऑक्सीजन के, ये ऑक्सीजन के अणु के साथ में जुड़ जाएंगे और O3 यानी कि ओजोन गैस का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से पराबैंगनी किरणें इस ओजोन परत के निर्माण में सहायता करती है। लेकिन क्या हो रहा है? मानवीय गतिविधियां कुछ इस प्रकार की है कि लगातार इस ओजोन परत को क्षति पहुंच रही है। इस ओजोन परत के अंदर कमी देखी गई है, इसकी मात्रा में तीव्रता से गिरावट आने लगी है
80 से 1980 के बाद में लगातार, क्योंकि औद्योगिकरण बढ़ गया है, प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है, इस कारण इस ओजोन परत की मात्रा में तीव्रता से गिरावट आने लगी है। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं, ऐसे मानव संश्लेषित जो रसायन हैं, ये इस ओजोन परत के अपक्षय के मुख्य कारक होते हैं। जो CFC है, इनका प्रयोग रेफ्रिजरेटर में या फिर AC में या फिर अग्निशमन के लिए किया जाता है। तो इसी के कारण ओजोन परत के जो अपक्षय है उसमें वृद्धि हो रही है, ओजोन परत का लगातार ह्रास होता जा रहा है। तो 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, यहाँ पर सर्वानुमति बनी कि CFC के उत्पादन को 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा जाए, इससे अधिक इसका स्तर बढ़ने से रोका जाए, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, लगातार ओजोन परत को हानि पहुंचा रहे हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि दुनिया भर की सभी विनिर्माण कंपनियां CFC रहित रेफ्रिजरेटर बनाए, यानी कि ऐसे उपकरण बनाए जिनमें CFC का प्रयोग कम से कम होता हो या नहीं होता हो। 1987 के अंदर विभिन्न देशों ने मिलकर एक संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसमें उन्होंने ये प्रण किया कि वो सभी अपने अपने देशों में CFC के उत्पादन को कम करने का प्रयास करेंगे, जिससे ओजोन परत को होने वाली क्षति को कम किया जा सके। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं पर्यावरण संबंधी दूसरी समस्या पर। क्या है वह? कचरा प्रबंधन। तो देखिए, हम अपनी दैनिक गतिविधियों में बहुत सारी ऐसी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं जिन्हें बाद में हमें फेंकना पड़ता है, यानी कि वे कचरे की श्रेणी में आ जाते हैं। हम उनका उपयोग करते हैं और उसके बाद में जब वे हमारे काम की नहीं होती है तो हम उन्हें फेंक देते हैं। तो यही क्या है? हमारे द्वारा उत्पादित कचरा है। तो बहुत से मानव निर्मित पदार्थ जैसे कि प्लास्टिक का अपघटन जीवाणु अथवा दूसरे मृत जीवियों द्वारा नहीं हो पाता है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा आसानी से अपघटित कर दिए जाते हैं, लेकिन जो प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, कांच आदि है, इनका अपघटन जीवाणुओं के द्वारा नहीं हो पाता है। और इन पदार्थों पर भौतिक प्रक्रम जैसे कि ऊष्मा तथा दाब का प्रभाव होता तो है, लेकिन सामान्य अवस्था में ये लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं, यानी कि भौतिक प्रक्रमों का प्रभाव भी इन पर बहुत अधिक नहीं होता है और बहुत लंबे समय तक ये पर्यावरण में बने रहते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? अजैव अपघटनीय पदार्थ या अजैव निम्नीकृत पदार्थ कहते हैं। देखिए, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम के द्वारा अपघटित हो जाते हैं उन्हें तो क्या कहते हैं? हम जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं, जिनका सूक्ष्म जीवों के द्वारा आसानी से अपघटन हो जाता है, जैसे कि फल और सब्जियों के छिलके, बचा हुआ भोजन, कागज आदि। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनका अपघटन लंबे समय तक नहीं होता है। तो वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम के द्वारा अपघटित नहीं होते हैं अजैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं, जैसे कि कांच, प्लास्टिक, पॉलीथीन आदि। ये जो पदार्थ होते हैं ये सामान्यतः अक्रिय होते हैं, ये क्रिया नहीं करते हैं और लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं और पर्यावरण के अन्य सदस्यों को हानि पहुंचाते हैं, क्योंकि इनका आसानी से अपघटन नहीं होता है। तो बहुत लंबे समय तक ये पर्यावरण में बने रहते हैं, पर्यावरण प्रदूषण करते हैं और पर्यावरण के अन्य जीवों को हानि पहुंचाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर यदि हम किसी नगर या कस्बे में जाएंगे तो चारों ओर हमें कचरे का ढेर दिखाई देता है। किसी भी गांव या शहर में हम जाते हैं तो वहां पर कूड़े के ढेर लगे हुए दिखाई देते हैं। इसी के अलावा किसी पर्यटन स्थल पर भी यदि हम जाएं तो वहां पर भी खाद्य पदार्थों की खाली थैलियां इधर उधर फैली हुई दिखाई देती है। बहुत सारे चिप्स के पैकेट या फिर कुरकुरे के पैकेट, ऐसे खाद्य पदार्थों के पैकेटों के ढेर हमें चारों तरफ दिखाई देते हैं। तो ये सभी क्या है? हमारे द्वारा उत्पादित कचरा है, जो कि कैसा है? अजैव अपघटनीय या अजैव निम्नीकृत कचरा है। तो देखिए, हमारी जैसे जैसे जीवन शैली में सुधार होता जा रहा है तो उत्पादित कचरे की मात्रा में भी बहुत अधिक वृद्धि हो रही है। हम प्रयोज्य वस्तुओं का प्रयोग करने लगे हैं, पैकेजिंग के तरीकों में भी बदलाव आ रहा है, जिसके कारण अजैव निम्नीकृत कचरे की मात्रा में लगातार वृद्धि हो रही है और इसी कारण पर्यावरण प्रदूषण में भी वृद्धि होती है। जैसे जैसे विकास होता जा रहा है तो हम डिस्पोजेबल वस्तुओं का ज़्यादा उपयोग करने लगे हैं, पैकेजिंग के तरीके भी बदल गए हैं। पुराने समय में जब हम बाजार से कोई चीज़ लेने जाते थे तो वो हमें कागज़ की थैली में या कपड़े की थैली में मिलती थी, लेकिन जब से प्लास्टिक या पॉलीथीन का आविष्कार हुआ है तब से हम इस पैकेजिंग के लिए पॉलीथीन का उपयोग करने लगे हैं। और क्योंकि ये अजैव निम्नीकृत कचरा है तो ये लंबे समय तक पर्यावरण में बना रहता है, जिसके कारण पर्यावरण प्रदूषण में भी वृद्धि हुई है। तो इसके लिए देखिए, हम क्या कर सकते हैं कि हमारी अभिवृत्ति में परिवर्तन एक महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निर्वाह करता है। हम अपनी सोच में बदलाव लाकर पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक होकर इस परिस्थिति से आसानी से निपट सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा?
हमारे द्वारा उत्पादित कचरे की मात्रा को कम करने के लिए हमें 5R सिद्धांत को अपनाना चाहिए। क्या है ये 5R सिद्धांत? रिफ्यूज यानी कि इनकार। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन वस्तुओं के उपयोग के लिए इनकार करेंगे। हम पॉलीथीन की थैलियों का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करेंगे। जब भी हम बाजार जाएंगे तो कपड़े का थैला लेकर जाएंगे। नेक्स्ट है इसमें रिड्यूस, यानी कि क्या करना है, हमें कम उपयोग करना है। बिजली का हमें कम से कम उपयोग करना है। यदि आवश्यक नहीं है तो हम बिजली व्यर्थ नहीं करेंगे। इसी प्रकार हम जल की भी बचत कर सकते हैं। तो ये जो कम उपयोग है वो अपनाकर भी हम पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दे सकते हैं। नेक्स्ट है रीयूज, पुनः उपयोग। तो पुनः उपयोग हम कैसे कर सकते हैं? यदि हम बाजार से कोल्ड ड्रिंक की बोतल खरीद कर लाए हैं और कोल्ड ड्रिंक खत्म हो गई है तो उस बोतल का उपयोग हम पानी भर के रखने के लिए कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जो खाद्य पदार्थों के खाली डिब्बे हैं उनका उपयोग भी रसोई घर में हम अन्य पदार्थों को संचित करने के लिए कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, पुनः उपयोग। नेक्स्ट है रीपर्पज, पुनः प्रयोजन। यदि कोई वस्तु उस उपयोग में नहीं लाई जा सकती है जिसके लिए वो बनाई गई थी तो हम उसे किसी दूसरे उपयोग में ले लें। यदि मान लीजिए हमारी प्लास्टिक की बाल्टी है वो थोड़ी टूट गई है जिसमें हम पानी नहीं भर सकते हैं तो हम उसे किसी पौधे को उगाने के काम में ले सकते हैं, उसे हम गमले के रूप में काम में ले सकते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, पुनः प्रयोजन। हमने क्या करा है, उसे किसी दूसरे उपयोग में ले लिया है। और लास्ट है रिसाइकल, पुनः चक्रण। अब यदि मान लीजिए हमने उसे गमला तो बना लिया लेकिन कुछ समय बाद वो गमला भी टूट गया, प्लास्टिक की जो बाल्टी है वो पूरी तरह से टूट गई, तो हम क्या करेंगे, उसे कबाड़ी वाले को दे देंगे जो उसे पुनः चक्रण के लिए फैक्ट्रियों में भेज देगा। तो उससे कुछ और उपयोगी पदार्थ बनाए जा सकते हैं। तो इस तरह से इस 5R सिद्धांत को अपनाकर हम पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दे सकते हैं और हमारे द्वारा उत्पादित होने वाले कचरे की मात्रा को भी हम कम कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये भाग कंप्लीट हो गया है। अब कर लेते हैं हम इस भाग से संबंधित कुछ प्रश्न जो कि हमारी पाठ्य पुस्तिका में दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न हमें यहाँ पर दिया गया है, क्या कारण है कि कुछ पदार्थ जैव निम्नीकरणीय होते हैं और कुछ अजैव निम्नीकरणीय होते हैं? तो हम पढ़ चुके हैं कि कुछ कचरे का सूक्ष्म जीवों के द्वारा आसानी से अपघटन हो जाता है, वो क्या कहलाता है, जैव निम्नीकृत कचरा कहलाता है। जबकि कुछ कचरा ऐसा होता है जिसका सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन नहीं हो पाता है, उसे हम अजैव निम्नीकृत कचरा कहते हैं। तो क्या लिखेंगे इसमें हम, कि कुछ पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा सरल पदार्थों में अपघटित हो जाते हैं, वे जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। उदाहरण कपास, लकड़ी, कागज, ऊन आदि। इसके अलावा बची हुई चाय पत्ती या फिर सब्जियों के छिलके, बचा हुआ खाद्य पदार्थ, ये सब क्या है, जैव निम्नीकृत कचरा है। जबकि कुछ पदार्थ मुख्य रूप से कौन से हैं इसमें, मानव निर्मित पदार्थ, ये सूक्ष्म जीवों के एंजाइमों की क्रिया द्वारा सरल पदार्थों में अपघटित नहीं हो पाते हैं, ये अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि प्लास्टिक, पॉलीथीन, डीडीटी, रसायन आदि। तो ये सभी क्या है, मानव निर्मित पदार्थ हैं जिनका अपघटन आसानी से नहीं हो पाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ऐसे दो तरीके सुझाइए जिनमें जैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। तो देखिए, जो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है ये भी पर्यावरण को प्रभावित करता है। किस प्रकार से करता है, जब इनका अपघटन होता है तो इनमें से बहुत ही गंध निकलती है, बदबू आती है, इसके अलावा विषैली गैसें भी निकलती है। इसी के साथ साथ ये जो जैव अपघटनीय कचरा है ये विभिन्न सूक्ष्म जीवों की आश्रय स्थली भी होती है जो मनुष्यों में, जंतुओं में या पौधों में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। तो क्या लिखेंगे इसमें हम, कि जैव निम्नीकरणीय पदार्थों की अपघटन की प्रक्रिया के दौरान बदबूदार गंध और कुछ हानिकारक गैसें उत्सर्जित होती है जो आसपास के जीवों के लिए समस्या पैदा करते हैं, उस स्थान पर तीव्र गंध आती है। इसी के अलावा अपघटन के दौरान यह स्थल मच्छर, कीड़े मकोड़े तथा अन्य हानिकारक सूक्ष्म जीवों के लिए प्रजनन स्थल भी बन जाते हैं जो कोलेरा, दस्त आदि घातक बीमारियों के लिए जिम्मेदार हैं। तो ये कुछ बीमारियां जो है वो भी इनके द्वारा फैलती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ऐसे दो तरीके बताइए जिनमें अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। तो जो अजैव निम्नीकरणीय प्रभाव है ये भी पर्यावरण को प्रभावित करता है। किस प्रकार करता है, देखिए, कुछ अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ जैसे कि पीड़कनाशी और भारी धातुएं आहार श्रृंखला में प्रविष्ट हो जाते हैं जिनका जैव आवर्धन होता रहता है। इनकी सांद्रता में प्रत्येक पोषक स्तर पर वृद्धि होती रहती है, इसे जैव आवर्धन कहते हैं। पीड़कनाशी रसायनों व उर्वरकों का अधिक प्रयोग मृदा की उर्वरता को प्रभावित करता है, ये मिट्टी को अम्लीय अथवा क्षारीय बना देते हैं। तो इस तरह से ये मृदा की पीएच को भी प्रभावित
करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, ओजोन क्या है तथा यह किसी पारितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है। तो देखिए, जो ओजोन गैस है ये ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। वैसे तो यह एक घातक विष है, हमारे लिए हानिकारक है, लेकिन पृथ्वी पर ये ओजोन परत एक सुरक्षा कवच का कार्य करती है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों को रोकती है। तो क्या लिखेंगे इसमें हम कि ओजोन O3 के अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बनते हैं। ओजोन एक घातक विष है, परंतु यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है, हमारे लिए सुरक्षा कवच की भांति कार्य करती है। ये जो पराबैंगनी विकिरण है ये जीवों के लिए अत्यंत हानिकारक है, तो इससे सुरक्षा प्रदान करने का कार्य कौन कर रहा है, हमारे लिए ओजोन कर रही है। लेकिन मानवीय क्रियाकलापों के कारण इस ओजोन परत की मात्रा में लगातार कमी आती जा रही है, इसका अपक्षय होता जा रहा है। जो CFCs हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है, ये ओजोन परत को हानि पहुंचाते हैं। तो इसीलिए विनिर्माण कंपनियों को कुछ इस तरह के उपकरण बनाने की आवश्यकता है, जैसे कि रेफ्रिजरेटर, AC या अग्निशमन के यंत्र, जिनमें CFC गैसों का कम से कम उपयोग किया जा सके, ताकि हम इस ओजोन परत को होने वाली क्षति को कम कर सके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आगे पूछा है, आप कचरा निपटान की समस्या कम करने में क्या योगदान कर सकते हैं, किन्हीं 2 तरीकों का वर्णन कीजिए। देखिए, कचरा निपटान की समस्या को दूर करने के लिए हम 5R सिद्धांत का पालन कर सकते हैं। क्या करेंगे, हम निपटान वस्तुओं के उपयोग को कम करके, हमें क्या करना है, इन वस्तुओं का उपयोग कम करना है, और पुनर्नवीनीकरण वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा देना, जिनको हम रिसाइकल कर सकते हैं, ऐसी वस्तुओं के उपयोग को हम बढ़ावा देंगे। इसी के साथ साथ जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट को अलग करके, जिस कचरे का जैव अपघटन हो सकता है उसे हम अलग रखेंगे, और जिसका अपघटन नहीं हो सकता है उसे हम अलग कर देंगे। इसके अलावा जो अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट सामग्री है उसका पुनर्चक्रण करके, कि उसे पुनर्चक्रण करके अधिक उपयोगी वस्तुओं में बदला जा सके, किसी दूसरे उपयोग में उसे लिया जा सके। तो इस तरह से हम कचरा निपटान की समस्या को कम कर सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा ये भाग कंप्लीट हो गया है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जो भी बातें की हैं वो आपने अच्छे से समझी होगी और अपनी कॉपी में नोट भी कर ली होगी। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।